नमस्कार, न्यूज़ प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। चीन में HMPV वायरस के मामले बढ़ ही रहे हैं। इसी बीच भारत में भी वायरस पांव पसार रहा है। देश में HMPV के 8 केस आ चुके हैं। लगातार आ रहे मामलों से लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। इस वायरस की तुलना कोविड से की जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि HMPV जो वायरस है वो कोरोना जैसा ही खतरनाक है। HMPV और कोरोना दोनों ही ऐसे वायरस हैं जो सांस संबंधी परेशानी का कारण बनते हैं। HMPV एक RNN वायरस है जो न्यूमोविरिडे वायरस परिवार से है, जिसके अधिकतर लक्षण रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस यानी RSV के जैसे होते हैं। क्या HMPV भी कोरोना जैसी तबाही लाएगा? इस बारे में जानकारी देने के लिए न्यूज़ प्लस के साथ जुड़े हैं डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी जी, जिन्हें कोरोना वायरस पर उनके वायरल वीडियो के कारण लोकप्रियता हासिल हुई और उन्हें कोरोना वाला डॉक्टर भी कहा जाता है। जगदीश जी पेशे से एक डॉक्टर हैं और दर्जनों कंपनियों के लिए 400 से अधिक लाइव प्रदर्शन और 300 से ज़्यादा ऑनलाइन प्रदर्शन करने वाले कॉर्पोरेट स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। नमस्कार डॉक्टर जगदीश, न्यूज़ प्लस में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि मुझे जानकारी है, आप डॉक्टर तो हैं ही, साथ ही कॉमेडी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का आपने बिगड़ा उठाया है। जगदीश चतुर्वेदी जी डॉक्टर, कॉमेडियन, अभिनेता, इनोवेटर, लेखक भी हैं। आप अग्रणी भारतीय डॉक्टरों की श्रेणी में आते हैं। आपको 2016 में प्रतिष्ठित MIT TR35 इनोवेटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया और MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू के 35 अंडर 35 इनोवेटर्स में शामिल किया गया, जो भारत में अपनी तरह का पहला है। डॉक्टर साहब, कैसा लगा आपको ये अवार्ड पाकर? नहीं, बहुत ही गर्वजनक बात थी। बहुत अच्छा लगा कि ऐसी रिकग्निशन मिली। एक यंत्र बनाया था हमने जिससे बहुत सारे लोगों के जिनके कान में सुनने की परेशानी होती है उनको स्क्रीनिंग करने के लिए डिवाइस बनाई थी, और क्योंकि उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था और बड़ी कंपनी जुड़ी हुई थी तो बहुत ज्यादा पेशेंट्स और बहुत ज्यादा डॉक्टरों तक वो पहुंच गया था। तो इस वजह से वो इम्पैक्ट की वजह से हमको वो रिकग्निशन मिल पाई। तो बहुत अच्छा लगा और वो प्रोत्साहित एनकरेजमेंट मिला कि आगे जाके और भी हम लोगों ने डिवाइसेस बनाए हैं और जिससे पेशेंट्स का भी बेनिफिट हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कोरोना को लेकर, जो वायरस नया आया है उसको लेकर। पहले उस पर एक नज़र डालते हैं। और भैया लोग कैसे हैं? अरे हम हैं HMPV वायरस, वही जिसकी रोज न्यूज में चर्चा हो रही है कि चाइना में फैल रहा है, बेंगलोर में 2 बच्चों को बीमार कर चुका है, कोरोना जैसा लॉकडाउन हो सकता है। बस सबसे पहले बात समझो, हमें कोरोना से कंपेयर मत करो। उसका परिवार से हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। हम अलग तरह के वायरस है। HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमोविरिडे। हम लोकल हैं भाई, हम लोकल ही घूमते हैं, एक से आदमी से दूसरे आदमी से। इस पूरे देश में जितने भी बच्चे हैं 5 साल से कम, कभी ना कभी हमसे इन्फेक्ट हो चुके हैं भैया। और हम ज्यादा डेंजरस नहीं है। हमारी जो सिम्टम्स है वो भी कुछ खास नहीं है। थोड़ी सी खांसी होती है, थोड़ा सा जुकाम होता है, सांस फूलती है और थोड़ा सा गले में खराश, बस उतने ही। और हाँ, जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिनको एस्थमा है, उनको थोड़ा सा सीवियर हो सकता है, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए कोई चिंताजनक बात नहीं है। मास्क पहने, हाथ मुंह धोइए और ये झूठा बूटा मत कीजिए। हमें दवाइयों से सख्त नफरत है। जिससे पहले आप दवाई देंगे ना, हम खुद ही सटक लेंगे। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भैया। हम आएंगे, साइट सीइंग करेंगे और चले जाएंगे। हमें बताने दीजिए। जी, तो देखा आपने, आपके जो वीडियो है कितना लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ सावधानी जरूर बरतें। HMPV और कोरोना दोनों ही ऐसे वायरस है जो सांस संबंधी परेशानी के कारण बनते हैं। HMPV एक RNN वायरस है जो न्यूमोविरिडे वायरस परिवार से। इसके अधिकतर लक्षण रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस यानी RSV के जैसे होते हैं। डॉक्टर साहब, इनके इस वायरस के लक्षण क्या है? नहीं, देखिए, ये जो सबसे पहली बात है, जो HMPV वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है। ये 2001 में आई थिंक आइडेंटिफाई किया गया था। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 20 साल से ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड वायरस है। कोरोना तो हालांकि 2019 में ही आइडेंटिफाई किया गया था। और ये फॉरेन वायरस नहीं है, ये ऑलरेडी इंडिया में है बहुत टाइम से। हम लोग क्या है, वायरसेस को हर बार टेस्ट नहीं करते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा वायरस है। अधिकतर वायरसेस जो लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं वो नॉर्मली इस तरह के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लाते हैं। तो ये जो ह्यूमन मेटा न्यूमोविरिडे वायरस है, ये एक माइल्ड फॉर्म ऑफ लंग डिसीज करता है। अधिकतर सिम्टम्स होते हैं खांसी,
खांसी होती है, सूखी खांसी होती है, लोगों को गले में खराश, नाक बंद, और कभी कभी रनिंग नोज और सांस फूलना और थोड़ा सा बुखार और बॉडी में पेन, ये इनके मेन सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ये जो एचएमपीवी वायरस है, ये उन्हीं लोगों में सीवियर पाया गया है जिनमें इम्यूनिटी की कमी है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, या तो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे या बेबीज जो लो बर्थ वेट होते हैं, या जो बहुत सीनियर लोग होते हैं, एल्डरली लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, या जो कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं जिस वजह से उनकी इम्यूनिटी कम की गई होती है, उन लोगों में ये सीवियर हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। लेकिन अधिकतर नॉर्मल लोगों के लिए ये 3-4 दिनों में अपने आप चला जाता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। डॉक्टर साहब, दिल्ली एम्स की रिसर्च भी बताती है कि HMPV नया वायरस नहीं है। पिछले साल दिल्ली एम्स में एक रिसर्च हुई थी जिसमें बताया गया था कि सांस संबंधी संक्रमण यानी रेस्पिरेटरी डिजीज़ के कुछ मामलों में से 5% मामले HMPV वायरस के थे। यानी पिछले साल भी भारत में ये वायरस मौजूद था। क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल पिछले साल नहीं। अगर आप किसी भी पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर से बोलेंगे तो ये एचएमपीवी वायरस बहुत टाइम से है, और जैसे मैंने वीडियो में भी कहा था कि 5 साल से कम के जो बच्चे हैं इस देश में, कभी ना कभी उनको एचएमपीवी हुआ ही हुआ है। और हम भी मतलब लास्ट 20 साल में जो कि बच्चे बड़े भी हुए हैं, कभी ना कभी एचएमपीवी का इन्फेक्शन हुआ है। एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो फैलता है, ड्रॉपलेट से फैलता है, सलाइवा से फैलता है, तो वो किसी न किसी को हो ही जाता है। और जैसे बाकी रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, जैसे कोविड भी है, उसमें भी यही था कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स थे उन लोगों में ज्यादा सीवियर था। लेकिन हाँ, कोविड की जो फेटालिटी थी वो थोड़ी ज्यादा थी, जिसमें एकदम नॉर्मल लोग जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस नहीं भी था, उनके लिए भी ये रेस्पिरेटरी फेलियर करता था, इस वजह से इतनी सारी मौतें हुई। लेकिन एचएमपीवी में वो डर कम है, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट जिनकी नॉर्मल इम्यूनिटी है उनमें रिस्क बहुत कम है इसका। जी डॉक्टर साहब, ये कोई विदेशी वायरस नहीं। अभी आपने कहा हमारे देश में 5 साल से कम उम्र के लगभग हर बच्चे को कभी ना कभी ये हुआ है। ये आपका भी कहना है। आमतौर पर सर्दियों में फैलता है। इसके लक्षण बिल्कुल, और लक्षण तो आप बता चुके, बचाव के क्या तरीके हैं? देखिए, ये जब एक इंसान दूसरे इंसान जिसको एचएमपीवी है उसके संपर्क में आता है, तो 3 से 6 दिनों के अंदर जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, 3 से 6 दिनों के अंदर ये फैलता है और सिम्टम्स पैदा करता है। तो इसमें हम ये राय देते हैं कि आप मास्क पहने, अपने हाथों को धोइए, अपने यूटेंसिल्स और ये सब चीजें आप, जैसे हम लोग कभी कभी झूठा शेयर करते हैं, वो सब ना करें, और थोड़ा सा आप दूरी बरकरार रखें। लेकिन अगर आपके घर में छोटे से बच्चे हैं जो 1 साल से कम के न्यूबॉर्न बेबीज हैं, या बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो काफी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, तो उन केसेस में आप अपने आप को 3 या 5 दिनों के लिए आइसोलेट कर सकते हैं, ताकि उनको ये फैले नहीं, या उसका कम से कम जो वायरल लोड होगा वो सिग्निफिकेंटली कम होगा। लेकिन इसके लिए कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, ये अपने आप चला जाता है। तो नॉर्मली इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक होता है। अगर बुखार होता है तो थोड़ा सा फीवर कम करने की हम दवाई देते हैं। अगर रनी नोज या सोर थ्रोट होता है तो गरारे और जो नॉर्मल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशंस है उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप ENT स्पेशलिस्ट हैं और एक अलग से विभाग होता है और बड़ा सेंसिटिव विभाग होता है ENT, और जहाँ तक मेरी जानकारी है काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है डॉक्टर्स जो इनके होते हैं, और आप भी निश्चित तौर पर काफ़ी बिजी होंगे, रहते होंगे। तो आप इसके साथ साथ कॉमेडी भी करते हैं, ये कैसे संभव हो पाता है? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? नहीं, देखिए, हमारा थिएटर से ताल्लुक रह चुका है बचपन से ही। हम बेंगलुरु में रहते हैं और बेंगलुरु में एक कल्चर है स्कूलों में कि थिएटर बहुत करते हैं यहाँ के बच्चे। म्यूजिक में भी हम इन्वॉल्व रहते हैं, और आई थिंक बहुत सारे शहरों में भी ऐसा फॉलो किया जाता है। लेकिन मैंने थिएटर थोड़ा ज्यादा टाइम तक किया है। अपनी ऑलमोस्ट ENT पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तक भी मैंने फॉर्मल प्रोडक्शंस में थिएटर, और वो थिएटर में भी कॉमेडी ज्यादातर किए हैं। लेकिन ये होता था कि जब क्लिनिकल प्रैक्टिस हमारी होती है तब हमारे स्केड्यूल पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, और थिएटर के लिए चाहिए बहुत ज्यादा कमिटमेंट, बहुत महीनों तक। बहुत बार अगर बड़े बड़े प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो 40-50 लोगों का क्रू टीम होता है, और हमको कम से कम 3 या 6 महीने के लिए रिहर्सल्स के लिए जाना पड़ता है, जो एक डॉक्टर के लिए आसान बात नहीं है, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, कभी नाइट ड्यूटीज होती हैं, कभी ट्रैवल करना होता है। तो उस वजह से थिएटर में मुझे परेशानी हो रही थी, और धीरे धीरे प्रोडक्शन हाउसेज ने मेरे साथ काम करना बंद कर लिया था, क्योंकि मैं इरेगुलर होता था रिहर्सल्स में और इन सब चीजों में।
तब जाके मैं दूसरे फॉर्मेट ढूंढ रहा था, क्योंकि जो कलाकार होता है उसको स्टेज चाहिए होता है और थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ऑडियंस के साथ। हमारे लिए भी एक थेरेप्यूटिक चीज है, हमारा स्ट्रेस भी कम होता है। तो स्टैंड अप कॉमेडी फॉर्मेट इंडिया में पॉपुलर हुआ 2014-2015 के बाद, और उसी समय मैं थिएटर से वीन आउट कर रहा था। तो मुझे लगा कि स्टैंड अप कॉमेडी हालांकि थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्मेट है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आप अकेले इसको कर सकते हैं, आप अकेले इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अकेले लिख सकते हैं और अपने टाइम के हिसाब से आप परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। तो उस वजह से मैं इसमें शिफ्ट हो गया और फॉर्चुनेटली लोगों को पसंद भी आया। तो इस वजह से मैं कॉर्पोरेट कॉमेडी की इंक्वायरीज मुझे बहुत आती हैं, तो मैं कॉर्पोरेट स्टैंड अप कॉमेडी बहुत करता हूँ। कॉर्पोरेट मतलब जो पब्लिक शोज नहीं, बट जैसे कंपनियां बुलाती हैं कॉन्फ्रेंसेज में, मेडिकल इवेंट्स में, इन सब जगह पे मुझे इनवाइट किया जाता है कॉमेडी करने के लिए और मैं वहाँ कॉमेडी करता हूँ अपने स्केड्यूल को देखते हुए। जी, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स में आपने कॉमेडी की हुई है, इसके अलावा कई कार्यक्रमों में आपने शिरकत की है और उसके एवज में आपको काफ़ी पुरस्कार भी मिले हैं, सम्मानित भी किए गए हैं, काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। आपने स्वास्थ्य सेवा में कुछ इवेंट्स भी किए हैं, दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे क्या आप? क्या नवीनतम नवाचार हैं आपके? बिल्कुल। मैंने पेशेंट्स के लिए कैंसर पेशेंट्स अगर हो गए या जीरियाट्रिक या सीनियर पेशेंट्स अगर हो गए, इन लोगों के लिए भी कॉमेडी की है, क्योंकि मैं पहले फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ था और फोर्टिस हॉस्पिटल अक्सर ऐसे इवेंट्स करते थे जिसमें पेशेंट्स को बुलाया जाता था और उनको क्योंकि वो बीमारी में काफ़ी अपसेट रहते हैं और फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, तो थोड़ा सा उनको हंसाया जाए। तो ऐसे कुछ कॉमेडी परफॉर्मेंसेज भी हमने किए हैं और मेनली कॉमेडी में एजुकेशन डालना। जैसे आपने ये वीडियो देखा, कोरोना के टाइम पे भी मैंने कोविड वायरस बन के बताया था। तो लोगों को क्या है, अगर गंभीर तरीके से कुछ बताएं तो अननेसेसरली स्ट्रेस और डर फैल जाता है। अगर थोड़े से कॉमेडी के वे में माध्यम से बताते हैं तो एक तो वो फैलता भी ज्यादा तेज है इन्फॉर्मेशन, और लोगों को देखते समय भी ज्यादा टेंशन नहीं होती है। और किसी भी बीमारी में कॉमेडी करना एक आसान बात नहीं है, क्योंकि एक सेंसिटिव चीज है, लोगों को बीमारी होती है, कुछ लोग मरते भी हैं, तो उसका मजाक उड़ाना एक सेंसिटिव मामला होता है। इसलिए मैं वायरस का कैरेक्टर लेके बोलता हूँ, क्योंकि इस पूरे सिचुएशन में खुल के मजाक सिर्फ वो वायरस ही कर सकता है, बाकी सब तो सफर करते हैं। तो इस वजह से वो कैरेक्टर बना के बोलना एक ट्रेंड बन गया मेरे लिए। और मैं नॉट ओनली कोरोना या HMPV में, डेंगू, मलेरिया, बहुत सारे जब भी कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होते हैं, मैं वो कीटाणु बन के बात करता हूँ, ताकि उनका कैरेक्टर एक बना के उस कॉमेडी को यूज करते हुए अवेयरनेस देने का फॉर्मेट मैंने ऐसे शुरू किया। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। आप कॉर्पोरेट स्टैंड अप कॉमेडियन भी है, जैसा कि सबको मालूम है। दिल्ली BMC, एली लिली, GSK, द एंटरप्रेन्योर मैगजीन पुरस्कार समारोह, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी सम्मेलन और इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रमों में आपका प्रमुख योगदान रहता है। आप लोगों को न्यूज़ प्लस के चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर युवाओं को उनके करियर के लिए? देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो 15-20 साल 50 साल पहले जो लोग फॉलो करते थे, वो अब वातावरण बहुत बदल गया है, टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है और करियर के जो पाथवेज हैं वो भी काफी बदल गए हैं। आप ऑलरेडी देख सकते हैं सोशल मीडिया बहुत सारे लोगों के लिए एक लुक्रेटिव करियर बन गया है। बहुत सारा उसमें अर्निंग की भी अपॉर्चुनिटी होती है और अवेयरनेस और इम्पैक्ट क्रिएट करने की भी अपॉर्चुनिटी होती है, जो पहले नहीं होती थी। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वेंशनल रूट्स हैं उसमें कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, लेकिन जो अगर आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वो कैरियर्स को आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि उसमें एक तो कम कंपटीशन है, ऊपर से स्किल रिक्वायरमेंट है, और अगर आप पे वो स्किल है तो आप क्विकली अपना एक नया करियर बना सकते हैं। जैसे मैं एज डॉक्टर मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी करता हूँ, मैं मेडिकल डिवाइसेस का आविष्कार भी करता हूँ, मैं स्टार्टअप कंपनीज भी हैं, किताबें भी लिखता हूँ। ये सब पा रहा है क्योंकि आजकल हम डिजिटली चीजें कर सकते हैं, फिजिकल प्रेजेंस होने का जरूरत नहीं है। तो काफी आप अपने आप को और अपनी क्षमताओं को स्केल अप कर सकते हैं। तो मैं यंगस्टर्स को ये एडवाइस देता हूँ कि आप प्लीज ये कन्वेंशनल पाथ ऑफ करियर को उतना स्ट्रांगली न लें। बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज टेक्नोलॉजी के माध्यम से खुल गए हैं, आप प्लीज उनको भी एक्सप्लोर कीजिए और उसमें ग्रोथ के बहुत अच्छे पोटेंशियल है। जी, आप निश्चित तौर पर बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और आपके दिए गए इस संदेश से, इस सुझाव को निश्चित तौर पर युवा अपनाएगा और आपके इस बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद
ज़्यादा जानकारी देने के लिए और खासकर इस खतरनाक वायरस से जनता को निश्चिंत रहने के लिए बताने के लिए। नमस्कार। तो जिस तरह से इस समय वायरस को लेकर के काफ़ी अफवाहें फैल रही हैं कि ये कोरोना का दूसरा रूप है, फिर से लॉकडाउन लगेगा, फिर से वायरस फैलेगा, तो इन सब को दरकिनार करते हुए न्यूज़ प्लस लोगों से अपील करता है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें और किसी अफवाह पर ध्यान न दें, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी जो भी जानकारियां हैं वो अपने स्वास्थ्य के डॉक्टरों से लेते रहें और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।